Hello friends, how are you all? I hope you all are preparing well for Tier 1 examination. So today we will be talking about FAQs, frequently asked questions in CGLE examination with special focus to CGLE 2017. FAQs की ये हमारी पहली सीरीज है. इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझसे पूछा है फेसबुक पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ये डाउट्स होती है. अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन ओनली. ऐसा कोई डाउट जो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो FAQs 2 फॉर दैट. रिसेंटली मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें CGL के जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ऐड किया है. आप में से जो भी लोग CGL एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन द ग्रुप. इस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. फर्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर इन CGLE? तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आप कौन से पोस्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं. यूजुअली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. The first is Tier 1 examination. This is for all post. Tier 1 की एग्जामिनेशन की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स है. इसमें आपको 4 सेक्शंस करने होते हैं: रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GK. This is computer based examination. Now the second stage is Tier 2. It has 4 पेपर. जो पहले 2 पेपर है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है. फर्स्ट पेपर इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिक्स. इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं कैरिंग 200 मार्क्स. जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स. द सेकेंड पेपर इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन. ये पेपर भी सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है. इट हैज 200 क्वेश्चंस कैरिंग 200 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स. थर्ड पेपर इज स्टैटिस्टिक्स कैरिंग 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स. ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कैरिंग 4200 ग्रेड पे. आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं इस पोस्ट की डिटेल्स को. नाउ द फोर्थ पेपर इज जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. इट हैज 100 क्वेश्चंस कैरिंग 200 मार्क्स. टाइम ड्यूरेशन इज अगेन 2 आवर्स. दिस एग्जामिनेशन इज मेंट फॉर ओनली 2 पोस्ट, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर. और किसी भी पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको. ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है. नाउ तीसरा स्टेज Tier 3. ये पेन एंड पेपर मोड है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें एक एसे और लेटर लिखना होता है. इस पेपर को सभी लोग देंगे फॉर ऑल द पोस्ट. जो हमारा लास्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है Tier 4, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट. ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. CGLE 2017 में जिन पोस्ट के लिए आपको CPT टेस्ट देना होगा वो है CSS, MEA, इंस्पेक्टर इन एक्साइज, इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव एंड इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर, देन असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. CPT में जो 3 टेस्ट आपको देने होते हैं वो पहला है टाइपिंग टेस्ट, MS Excel और MS PowerPoint. एंड लास्टली जो टाइपिंग टेस्ट है ओनली टेस्ट आपको देना है टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि 2400 ग्रेड पे में लाई करती है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीपल फॉर्म सबमिशन. क्या हम SSC में मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? क्या हमारे कैंडिडेचर को SSC कैंसिल कर देगी? तो फ्रेंड्स, मैं यहां बताना चाहूंगा कुछ साल पहले इन 2012 आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर सकते थे, 2, 3 एज मेनी टाइम्स, बट SSC सबसे लेटेस्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करती थी जो लास्ट आपने फॉर्म सबमिट किया है. बट नाउ इन 2017 रूल्स हैव चेंज्ड. एवरी कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन द SSC वेबसाइट. आप जब भी रजिस्टर करते हैं तो SSC आपको एज अ न्यू कैंडिडेट कंसिडर करती है. तो यहां पर मल्टीपल फॉर्म सबमिशन की बात ही नहीं आती. अगर आपने कुछ मिस्टेक
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किया है, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हैं तो आप एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 2 टाइम्स मैक्सिमम। बट अगर आपने मिस्टेक किया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसे आप एडिट नहीं कर सकते, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर से रजिस्ट्रेशन करने में आप अपनी पुरानी डिटेल्स को नहीं डाल सकते हैं, तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं अपना 10th का रोल नंबर। 10th के रोल नंबर के आगे आप 0 ऐड कर दीजिए तो एक नया कैंडिडेचर फिल हो जाएगा। सो एसएससी विल एक्सेप्ट यू एज अ न्यू कैंडिडेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप और फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट योर फादर्स नेम इन शॉर्ट। एग्जाम्पल, अगर आपके फादर का नाम रवि कुमार है तो यू कैन राइट आर कुमार। इसके लिए आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक एफिडेविट डालना होता है जो कि 100 या 200 रुपए में कहीं से भी बन सकता है। बट प्लीज अवॉइड द मिस्टेक्स। तो यहां पर CGLE 17 में आपके पास मल्टीपल फॉर्म सबमिशन का कोई भी चांस नहीं है। आप जब भी रजिस्टर्ड नए करते हैं तो एसएससी आपको एक नए कैंडिडेट की तरह कंसीडर करेगी और आपसे फिर से फॉर्म भरवाएगी। सो यू हैव फिल्ड ओनली 1 फॉर्म। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को एसएससी के फॉर्म फिल करते वक्त ये डाउट आया था। एसएससी के फॉर्म में एक जगह मेंशन थी, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT OM नंबर 39020/1/2016 एस्टैब्लिशमेंट B डेटेड 21/6/2016। तो यहां पर मैंने सभी कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट किया था कि आप इसे यस फिल करें। तो गाइज, जिन लोगों को इस OM के बारे में पढ़ना है, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो ये एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे आपके मार्क्स एक NIC द्वारा बनाए गए पोर्टल में आ जाएगा। इस पोर्टल में बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आएगी जो आपके मार्क्स को एसेस करेगी और उसके थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अभी इतनी जल्दी ये फीजिबल नहीं है। अभी 6 to 7 मंथ्स एटलीस्ट इसमें लगेगा वेबसाइट को तैयार होने में और पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को रजिस्टर होने में। तो इमीडिएटली आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, बट इन लॉन्ग टर्म्स यस इट इज वेरी बेनिफिशियल। फोर्थ क्वेश्चन इज ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। बहुत सारे लोग जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इश्यू क्या होनी चाहिए, किस डेट से लेकर किस डेट तक एसएससी इस सर्टिफिकेट को वैलिड मानेगी फॉर CGL एग्जामिनेशन 2017। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस दैट इज 16/6/2017। नाउ दिस इज वेरी वेग, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता है। अगर आप DOPT की इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें साफ मेंशन्ड है कि ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर की जो सर्टिफिकेट बनेगी वो एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको रिन्यू करानी है और वो वैलिड होगा फॉर 1 ईयर ओनली। फॉर 17 इफ आई एम कंसिडरिंग, तो आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक बनी होनी चाहिए। वो इसी पीरियड के लिए वैलिड होगी और इसमें प्रीवियस 3 साल की फाइनेंशियल डेटा को चेक की जाएगी ऑफ योर पेरेंट्स। नाउ इट मीन्स ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन जो 2017 ईयर में कंडक्ट हो रहा है उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी 2017 ईयर की होनी चाहिए। दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। एसएससी की जो नोटिफिकेशन है उसकी जो क्रूशियल डेट है 16/6/2017, यहाँ पर कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट 16/6/2017 से पहले की होनी चाहिए या बाद की भी चल सकती है। अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो इसका मतलब ये निकलता है कि 16/6/2017 को आप ओबीसी होने चाहिए। दैट मीन्स आपका सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है 16/6/2017 का पहले का होना चाहिए या बाद का। अगर आप DOPT के इंस्ट्रक्शंस और एसएससी की नोटिफिकेशन को मर्ज कर दें तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि आपकी जो डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के आपकी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होनी चाहिए, क्योंकि ये वैलिड होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। एंड मोर ओवर,
अगर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच में इश्यू होगी, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो ओबीसी ऑन 16/6/2017 विच इज मेंशन्ड इन सीजीएल नोटिफिकेशन। डीओपीटी के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे फॉलो करना मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का काम होता है। We as an aspirant or candidate are not supposed to read the notifications of DOPT। DOPT कोई भी इंस्ट्रक्शंस जारी करती है तो वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के लिए होता है, आम पब्लिक के लिए या फिर एस्पिरेंट्स के लिए नहीं होता है। तो इन सारे चीज को इनकलकेट करना चाहिए था एसएससी की नोटिफिकेशन में, जो इन्होंने नहीं किया था। तो अभी बेस्ट यही रहेगा, अगर आप अभी बना सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 16/6/2017, तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एसएससी भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है ऑन एनी बेसिस। सेकेंडली, ऐसे लोग जिन लोगों की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2017 से पहले की है, एक साल पहले की है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2016 से लेकर अभी तक है, वो अभी नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई मत करें। वेट फॉर द नोटिफिकेशन और एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द एसएससी। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बाद में भी बना सकते हैं, देयर इज नो इशू। क्योंकि यहाँ पर एसएससी ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है वो कितने साल पहले तक की ओबीसी सर्टिफिकेट को वैलिड मानेगी। अकॉर्डिंग टू डीओपीटी इंस्ट्रक्शंस आपकी जो सर्टिफिकेट होनी है वो 1 अप्रैल 2017 के बाद की होनी थी, बट एसएससी में कुछ भी ये मेंशन नहीं है, तो आप लोगों को भी वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इन केस बीच में कोई कॉरिजेंडम इशू होता है तो आप फर्दर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और नई ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। नाउ ऐसे लोग जिन लोगों की पहले भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं थी और ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट एबल टू मेक इट अंटिल 16/6/2017, तो आप वेट कर लें। मोस्ट प्रोबेबली एसएससी नोटिफिकेशन निकालेगी कि व्हाट विल बी द इनिशियल डेट एंड फाइनल डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक इट। बट अभी जो सिर्फ एसएससी की नोटिफिकेशन से पता चलता है, आप 16/6/2017 को ओबीसी होने चाहिए। इट डज नॉट स्पेसिफाई कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 16/6/2017 के पहले का हो या फिर उसके बाद का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ने मुझे ये सवाल पूछ लिया है, क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सीजीएल एग्जामिनेशन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखकर कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर्स कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल है, इट इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। यू विल स्टिल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यू विल गेट थ्रू AAO ऑडिट और अकाउंट्स। जहां पर दो कैंडिडेट्स की मार्क्स टैली हो जाएगी, उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगा, देन दे विल लुक फॉर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अभी अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। Sixth question is, what should be our post preference for the SSC CGLE examination? Friends, this is the most debated question, but at the same time it is most irrelevant. I will tell you why it is irrelevant. मैंने अपने previous videos में बताया था कि जिन लोगों को जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, दे कैन फिल A, B and D, और जिन लोगों को जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दे कैन फिल A, then B, then C, then D. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस को जानने में। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप टियर 2 एग्जामिनेशन को पास करते हैं एंड व्हेन यू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एसएससी आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करती है पोस्ट प्रेफरेंस की, जिसमें आप स्टार्टिंग से सारे पोस्ट को फिलअप करते हैं। उस टाइम आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और किसे सेकेंड प्रेफरेंस। यू कैन रीफिल इट अगेन। तो अभी पोस्ट प्रेफरेंस का सिग्निफिकेंस 0 है जब तक आप टियर 2 एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाते हैं।
जब आप टीयर 2 एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होगा, आप सारे पोस्ट के प्रॉस एंड कॉन्स, सैलरी, प्रमोशन एस्पेक्ट्स सभी कुछ जान सकते हैं ऑनलाइन। इवन मैं सारे पोस्ट की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द पोस्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू सो। आप अपना एक सेकंड भी वेस्ट मत करें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में स्टडी करने में। नो मैटर आपने एसएससी के फॉर्म में कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरा हो, DCAB, ABCD और एनीथिंग, आपको फिर से पोस्ट प्रेफरेंस भरने को मिलेगी, जिसमें कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने पिछले एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरा था, आप फिर से फिल कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन इज, क्या एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी होती है? तो पर्सनली मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया था एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट नेसेसरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो फैक्टर्स है, आप कितने टाइम में एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं। इट मीन्स जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं और एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, whether it takes you 1 year, 2 year, 3 year, 4 year to crack this examination. And the second thing is, आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, whether you get 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। तो ऐसा कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है बिल्कुल एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो आई डू नॉट कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप ये पूछे क्या ये बिल्कुल ही नेसेसरी है, तो आई विल से नो, इट इज नॉट एसेंशियल बट इट इज नीडेड। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मदद करती है आपके टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करने में। टाइम ड्यूरेशन व्हेन यू विल गेट जॉब, आप हो सकता है 2 साल की जगह 1 साल में ही जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट, हो सकता है आप 4200 ग्रेड पे की जगह 4600 ग्रेड पे ले पाते इफ यू हैड अटेंडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और भी बात है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन करते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को सिर्फ 2 मंथ्स है। अगर आप लोगों में से किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, देयर इज नथिंग टू वरी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पर गाइडेंस है, दैट कैन बी फ्रॉम अ टीचर, फ्रॉम अ सीनियर, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास ये भी नहीं है, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज यू हैव इंटरनेट। आजकल ऑनलाइन लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिल जाएंगे, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ नोट्स अवेलेबल। यू विल इजली गेट टू नो व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। तो अगर आप सिर्फ अपने आसपास ही देखें तो आपके पास बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, याद रखें, एसएससी में सक्सेस आप एक्सपीरियंस से पा सकते हैं। इफ समबडी एल्स हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द फेलियर, ही विल बी एबल टू गाइड यू वेल। इंस्टेड कि आप खुद गलती करें एंड देन यू रियलाइज, तब तक हो सकता है 1 year हैज ऑलरेडी पास्ड। सो इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। इसलिए यहाँ पर गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, क्या हमें सभी पेपर के लिए अपीयर करना होगा जिनकी हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। जैसे कि फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आपने पोस्ट C फिल की है तो उसके लिए आपको पेपर 3 देना होता है। अगर आपने पोस्ट A फिलअप की है, देन यू हैव टू अपीयर फॉर पेपर 4। नाउ डेफिनेटली अगर आपने इन पोस्ट को फिलअप किया है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो आपको कॉल लेटर या एडमिट कार्ड इन एग्जामिनेशंस के लिए आएगा। इट मींस फॉर पेपर 3 एंड पेपर 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल सी ये बात है कि अगर आप जिस पेपर में अपीयर नहीं करेंगे उस पोस्ट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स इफ यू डू नॉट अपीयर फॉर पेपर 3, आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी सारे पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ यू डू नॉट अपीयर इन पेपर नंबर 4, यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। बाकी सारी पोस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। सो डू नॉट वरी, आपकी एडमिट कार्ड आएगी। यू डू नॉट हैव टू अपीयर इन दोज एग्जामिनेशन। बट ध्यान रखें, टीयर 1 और टीयर 2 की पेपर 1 and 2 और डिस्क्रिप्टिव, ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। 9th, गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी वजह से हो सकता है आप एसएससी में क्वालिफाई होने के बाद भी आपको कोई भी जॉब नहीं मिले। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
एसएससी में कुछ ऐसे पोस्ट्स हैं जिनके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसे पोस्ट है इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव एंड इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं और फिजिकल टेस्ट जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग फॉर फीमेल एंड मेल्स, दोज आर डिफरेंट, यू कैन सी इन द नोटिफिकेशन। गाइज, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टीयर 1, टीयर 2, डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी जिनके लिए एप्लीकेबल है, इन सारे एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं एंड योर नेम अपीयर्स इन द फाइनल लिस्ट, स्टिल ऐसे कुछ पोस्ट है जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी इन सारे एस्पिरेंट्स की लिस्ट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को फॉरवर्ड करती है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है बाय द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। अगर इनमें आप पास नहीं हो पाए देन यू विल बी रिजेक्टेड, यू विल नॉट गेट एनी पोस्ट इवन आफ्टर सिलेक्शन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी पोस्ट के फिजिकल स्टैंडर्ड को कॉम्प्लाई नहीं करते हैं तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप इन पोस्ट को प्रेफरेंस में मत डालिएगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट होकर भी जॉब नहीं ले पाएंगे। जो फिजिकल टेस्ट यहाँ पर है, वॉकिंग 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स एंड साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, और भी है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। बेसिकली ये इजी होता है, यू कैन डू इट एंड इवन जो ऑफिसर्स है वहां पर दे टेक इट इन अ लीनियंट वे। बट अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कोई कमी है, जैसे आई, साइट और हाइट और समथिंग एल्स, तो आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप उसी वक्त रिजेक्ट हो जाते हैं और आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिले। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइनिंग टाइम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ज्वाइन करने के लिए। तो गाइज, ये बिल्कुल डिपेंड करता है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और कौन से ऑफिसर्स इसे डील कर रहे हैं इस पे ये डिपेंड करता है। इन रिसेंट टाइम जो सबसे फास्टेस्ट ज्वाइनिंग देती है वो है सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेड पे। नॉर्मली ये देखा गया है इट टेक्स 6 to 9 months टू गेट योर ज्वाइनिंग, जिसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज आपको अपने साइड से करनी होती है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड अदर्स, जिसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम यू कैन से 5 months, मैक्सिमम डिपेंड करता है बट यूजुअली 10 months। बट आप ध्यान दें, ज्वाइनिंग टाइम से कोई रिलेशन नहीं है आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। हो सकता है सीएसएस सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग दे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस सीएसएस को देंगे, बिकॉज ये जॉब आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है। ओके गाइज, थैंक यू। इफ यू like the video, do hit the like button and share it.